नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी जो कि पीटी स्पेशल है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ एग्जाम के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है भूगोल का, जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं। इसके अलावा एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग में देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एसएससी परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीटी 2025 के लिए शिक्षक भर्ती के लिए भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस लेक्चर को देखते हैं। इसमें इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें इंडेक्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं, पॉली टॉपिक देखें तो मूलभूत जानकारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बेसिक नॉलेज है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है नोट्स, इस पर भी आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, आप इस चैनल पर जाकर इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तीसरे टॉपिक्स में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टान है, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आज इसमें चौथी टॉपिक को देखते हैं और शेष पार्ट जो तीसरा का है इसमें भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो चौथी टॉपिक को आज इस लेक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। यानी और इसमें देखें तो ये जो है यानी 4 के बाद इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक कुल मिलाकर वर्ल्ड ज्योग्राफी में 11 जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण से। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी में भी जो देखें तो 9 महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें दिखाया गया है और आखिरी जो टॉपिक 9 बल्कि 10 टॉपिक इसमें भी है। और आखिर में यूपीपीएससी का PYQ है जो कि पूर्व की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे जो लेक्चर है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी सारे जो नोट्स हैं तो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। इस लेक्चर को शुरू करने से पूर्व के लेक्चर में जो नोट्स में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी उसको पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक बार देख लेते हैं। तो देखें विश्व भूगोल के विषय में मूलभूत जानकारी दी जा चुकी है, यानी सारी जानकारी दी जा चुकी है, इसको आप देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। इसको एक दृष्टिकोण या एक नज़र से आप इन सारी जो नोट्स है जो कि पूर्व लेक्चर में दी जा चुके हैं इसको आप एक सरसरी निगाह से इसको आप देख सकते हैं। हालांकि इस पर जो है पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा किया जा चुका है। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो इससे प्रीवियस लेक्चर था इसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। और यह जो होगा यानी आज का लेक्चर जो है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति पर आधारित है, तो इसको भी देख लेते हैं। यानी जो चौथी टॉपिक है ये कहाँ तक है तो इसको भी देखा जा सकता है। ये सारी जानकारी इसमें निहित है, इस पर हम जो आज वर्तमान लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह जो इस पर आधारित है। अगली जो टॉपिक होगी वह देखा जा सकता है यह भू संचलन है, इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक आधारित है वह महासागरों से संबंधित है, यानी यहाँ इसको देख सकते हैं। यहाँ से महासागरों महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति है। इससे जो है पूर्व में थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से कुछ शेष पार्ट जो था कि भौतिक दशा के आधार पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन सी होती हैं। तो जल्दी से इसमें समझ लेते हैं भौतिक दशा के आधार पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन सी हैं। तो भौतिक दशा के आधार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो भू परपटी यानी क्रस्ट है, गहराई इसका 0 से 30 किलोमीटर तक महाद्वीपीय भागों की नीचे अधिक होती है। घनत्व यानी डेंसिटी 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ग्रेनाइट और एंडेसाइट चट्टानों से बना है ये भू परपटी। औसत घनत्व यानी जो एवरेज डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बेसाल्ट यानी गैब्रो का बना यह है। मुख्य खनिज इसमें फेल्सपार है। प्रमुख तत्व इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम एवं लोहा है भू परपटी या क्रस्ट में। दूसरा पार्ट इसमें इसका मेंटल है। मेंटल में देख लेते हैं तो भू परपटी के नीचे मेंटल पाया जाता है। गहराई 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल 30 से 700 किलोमीटर। तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस। निर्माण पेरियोडोडाइट चट्टान से इसका निर्माण जो है पेरिडोडाइट चट्टान से हुआ। निचला मेंटल यानी मेंटल में जो है ये मेंटल भी देखें तो ये ऊपरा मेंटल है, इसके बाद निचला मेंटल है, इसके पार्ट में नहीं थे। ये 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल आता है। इसमें ओलिवाइन चट्टान। तापमान इसका लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस 3300 डिग्री सेल्सियस निचला मेंटल का तापमान पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसमें जो पहली जो भू परपटी थी उसके नीचे मेंटल है। मेंटल को 2 पार्ट में हमने देखा कि मेंटल का जो पहला पार्ट ऊपरी मेंटल है और इसका उससे नीचे निचला मेंटल है, और इसके बारे में हमने समझ लिया। इसके बाद तीसरा जो भाग है भौतिक दशा के आधार पर इसके जो तीसरा भाग है वो कोर है। कोर के अंतर्गत देखें तो पृथ्वी का अंतर भाग है, यानी पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग ये कोर है। बाह्य कोर यानी जैसे ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल था, यहाँ पर भी इसके 2 पार्ट हैं। पहला जो बाह्य कोर होगा, दूसरा आंतरिक कोर होगा। तो बाह्य कोर देखें
तो वाह क्रोड क्या है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक जो है वाह क्रोड होता है। इसका घनत्व तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तापमान इसका 4500 डिग्री सेल्सियस अर्ध तरल अवस्था पाया जाता है। इसका 70% भाग सिलिका एवं सिस निफे से बना है, यानी इसका जो 70% भाग जो सिलिका से और सिस निफे। निफे को हमने देखा था कि जो पृथ्वी के पार्ट हैं, निफे को देख लें तो यहाँ पर ये जो है, यानी हमने देखा था कि जो है रासायनिक संगठन के आधार पर जो यानी पृथ्वी का जो संगठन था, रासायनिक संगठन का, पहला इसमें सियाल था। सियाल को हमने देखा कि इसकी औसत गहराई ये है, और यह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का पार्ट ही सियाल है, यानी इसका सिलिका, यानी सियाल का मतलब ये सिलिका और इस एल्यूमिनियम, इसमें इसकी प्रकृति अम्लीय है और इसका निर्माण किस प्रकार से हमने देख लिया था। और सारे महाद्वीपों यानी 7 महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है। इसके बाद सीमा था दूसरी, उसके नीचे सीमा था। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम है, और ये सियाल के नीचे होता है। इसकी गहराई, इसके घनत्व को देख सकते हैं। इसमें बेसाल्ट शैलों की, ये परत बेसाल्ट शैलों की, इसमें क्षारीय अंश यानी ये बेसिटी ज़्यादा होती है। बेसाल्ट शैलों को हमने देखा था कि इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। और सबसे नीचे निफे होता है। निफे का मतलब निकिल और लोहे का जो है वो निफे पार्ट होता है। और यहीं कोर में हम देख रहे हैं कि निफे होता है। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत निफे पाई जाती है। गहराई ये देख सकते हैं, घनत्व सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रमाणित करती है। यही निफे है। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसका, इसमें 70% भाग क्या है, सिलिका है, शेष भाग निफे। निफे का मतलब ये हुआ निकिल और आयरन शेष पार्ट है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादक है। आंतरिक क्रोड देखें तो आंतरिक क्रोड जो है 5150 किलोमीटर से 63 से 71 किलोमीटर ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो ऊपरी बाह्य क्रोड है ये तरल अवस्था में है, यानी बाह्य क्रोड तरल अवस्था में। उसके बाद जो ये ठोस अवस्था में आंतरिक क्रोड है। ये ठोस अवस्था में 99% भाग निफे का बना है, यानी इसका 99% भाग निकिल और आयरन का बना है। इसका घनत्व देखें तो 31.6 यानी सर्वाधिक है, 31.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तापमान भी सर्वाधिक है, 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसे बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेरिस्फीयर किसे कहते हैं, तो यह आंतरिक क्रोड का पार्ट जो है बेरिस्फीयर है। और संबद्धता रेखा, डिसकंटिन्यूटी लाइंस को देख लेते हैं इसमें। तो भूकंपित तरंग विभिन्न घनत्व वाले चट्टानों एवं परिवर्तित भौतिक अवस्था के आधार पर अपनी दिशा में तीव्रता में परिवर्तन दर्शाते हैं। जिस संक्रमण क्षेत्र से यह अचानक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है उसे असमता रेखा कहते हैं। तो असमता रेखा का डिफिनेशन बताया गया है। भूकंपित तरंगे और जो है ज्वालामुखी को कल के लेक्चर में विस्तार समझा था, इसलिए यहाँ पर उस चीज़ को हम नहीं एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। आगे जो होगा इस ज्योग्राफी के पार्ट यानी इस लेक्चर में निहित होगा, यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप में यह निहित है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यहाँ पर जो मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी इसका फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यह पृथ्वी की ऊपरी संरचना है, यानी एक क्रस्ट है या भूपर्पटी है। तो इसका भूपर्पटी यहाँ पर दिखाया गया है। यह कोणार्ध आबद्ध है, यानी कोणार्ध आबद्ध है। 0 से लेकर 30 तक देख सकते हैं। इसकी गहराई 30 किलोमीटर तक है, गहराई किलोमीटर में दिखाया गया है। इसके बाद ऊपरी मेंटल है, मेंटल वाला पार्ट आता है। यह 200 से 700 किलोमीटर तक, तो जो ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल यहाँ तक ये है, यानी 700 से 29 तक जो है ये निचला मेंटल है। और इसके बाद क्रोड आता है। क्रोड जो है 2 प्रकार का पुनः है। वाय क्रोड ये 2900 से 5150 तक है। और आंतरिक क्रोड देखें सबसे निचला है, यह 5150 से लेकर 6370 किलोमीटर तक जो ये है। और यहाँ डेंसिटी दिखाया गया। घनत्व देखें सबसे कम घनत्व जो ऊपर है, जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, इसका देखें 2.90 से 3.3 तक है। इसके बाद जो ऊपरी मेंटल का देखें 4.3 है। इसके बाद यानी यहाँ से ये देख सकते हैं कि घनत्व किस प्रकार से बढ़ रहा है। 4.3 से 5.5 है। इसके नीचे देखें तो 5 यानी 10 से लेकर यहाँ से देख सकते हैं ये वाय क्रोड का आता है 10 से लेकर 12 तक। ये आपका जो वाय क्रोड का आंतरिक क्रोड जो है 13.3 से लेकर 13.6 तक जो है सर्वाधिक जो है आंतरिक क्रोड का घनत्व है। तो इसमें घनत्व को देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें है कि यह हमने देखा कि जो यहाँ पर असंबद्धता रेखा है, डिसकंटिन्यूटी लाइन है, यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि यह कोणार्ध असभ्यता है और मोनोरेखिक असभ्यता है, और यह रिपीटिव असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी है, यानी ये डिसकंटिन्यूटी के पार्ट के रूप में भी इसमें दिखाया गया है। इसको डेफिनेशन को ऊपर देखिए। आगे इसमें देख लेते हैं प्रमुख असंबद्धताएं, यानी जो असंबद्धताएं जो हैं, प्रमुख असभ्यताएं क्या हैं, यानी प्रमुख असंबद्धताएं कौन कौन सी है। तो असंबद्धता का नाम है, गहराई और विशेष है। तो यही इस पर दिखाया गया है। पहला इसमें कोर्नाड असभ्यता है, सॉरी, यानी पहला देखें तो इसमें कोनराड असंबद्धता है, यानी डिसकंटिन्यूटी के रूप में इसको करें। हिंदी बोलने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जा रहा है वर्ड में। तो यहाँ देख सकते हैं पहला जो है कोर्नाड, यानी क्रस्ट में जो है कोर्नाड और यानी डिसकंटिन्यूटी है इंग्लिश इसका। तो पहला यहाँ देख सकते हैं जो भूपर्पटी में है, यह जो आपका है कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी है। यह भूपर्पटी में यह 5 से 10 किलोमीटर तक है। और इसमें देखें तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा रेखा, यानी सीमा क्षेत्र, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र यह जो है कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद मोह बिसिक डिसकंटिन्यूटी 30 किलोमीटर तक है। क्रस्ट एवं मेटल के बीच में सीमा क्षेत्र है, यहाँ देख सकते हैं।
ये इसका सीमा क्षेत्र है, यहाँ बनाया गया है। इसके बाद देखें तीसरा रेप्टी डिसकंटिन्यूटी 700 किलोमीटर तक ऊपरी निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र है, यानी इसको रेप्टी के रूप में देख सकते हैं, यह आपका है। इसके बाद देखें तो गुटेनबर्ग विसार्ट डिसकंटिन्यूटी है 2900 किलोमीटर निचला मेंटल तो ऊपरी कोट के बीच की सीमा क्षेत्र है। इसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है 5150 किलोमीटर तक है बाह्य कोट आंतरिक कोट के बीच का सीमा क्षेत्र है। लेहमैन यानी यहाँ देख सकते हैं, यह लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है, यह आपका यहाँ पर क्षेत्र इसका दिखाया गया है। चलिए इसके बाद चौथी टॉपिक देखते हैं, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति को देख लेते हैं जल्दी से। इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने वाले सोर्स से जोड़ेंगे नहीं, जो इसमें नोट्स में दिया उसी पर जल्दी से उसको कवर करते हैं। तो इसमें देखें महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ जो है कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो पृथ्वी के धरातल के 70.8 भाग पर जल तथा 29.2% भाग पर स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पृथ्वी का जो धरातल उसमें 70.8% भाग पर क्या है, जल है, 29.2% भाग पर स्थल है। इसको हम मानव शरीर से भी देख सकते हैं, यानी पृथ्वी की धरातल पर 70.8% भाग पर जल है था, 29.2% भाग पर स्थल है। थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं कुछ रोचक बनाने के लिए। तो यह मानव शरीर से भी हम तुलना कर सकते हैं। मानव जो शरीर है उसके भार का 65 से लेकर के 75% एवरेज देखें तो यहीं बैठेगा, यानी 65 से 75% जो भाग होता है वो जल होता है, एवरेज में यहीं आ जाएगा। जैसे कि पृथ्वी का स्वरूप है, जानते हैं मानव का जो शरीर स्वयं देखें तो उसमें पृथ्वी है यानी पंचतत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे आपका पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। तो पंचतत्व शरीर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार देखें जो पृथ्वी की संरचना में 70.8% भाग पर जल है, 29.2% भाग पर क्या है वो स्थल है। तो इसको हम तुलना जब कर रहे थे तो मानव शरीर के भार का 65% से लेकर के 75% भाग क्या होता है, जल होता है। शेष भाग में या आप इसको स्थल या जो भी पार्ट है ठोस आप कह सकते हैं उसको। और रक्त देखें, जो मानव शरीर में रक्त है, भार का 7% जो रक्त होता है। दूसरे शब्द में यूं कहें तो जीवधारियों में जल जो होता है वह महासागरों से भी ज़्यादा होता है। जल क्योंकि सारे जीवधारियों को यदि निचोड़ दिया जाए, जल की मात्रा निकाल दी जाए उसके शरीर से, तो स्वयं एक महासागर बन जाएगा। क्योंकि उसमें है ही क्या, यदि आप 75% मानें तो 25% भाग ठोस, शेष तो जल ही उसका है। और भी इसमें कम कर देंगे कुछ और तरल को तो और कम हो जाएगा, शेष उसमें लिक्विड ही बचेगा। यानी उसमें जो अवशेष बनता है मानव शरीर का जलाने के बाद वो एक लोटे में समा जाता है, यानी उसकी क्षमता उतनी है, शेष उसके जल ही होता है। तो जीवधारियों को निचोड़ दिया जाए तो एक महासागर से बड़ा महासागर बन जाएगा। हालांकि ये टॉपिक से अदर हो जा रहा है, इसलिए हम सब विस्तार ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब इसी टॉपिक को कवर करते हैं। देखें तो उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, यानी महासागर की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत को देखते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन पहला सिद्धांत है, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया। उनके अनुसार विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन महासागरीय विस्थापन संबंधित है। ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कहाँ के हैं और ये कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है। इसके बाद इसमें देखें तो सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे जिसे पंजिया कहा जाता है, यानी सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा जाता है, यानी पेंजिया का रखना, पेंजिया किसे कहते हैं। तथा यह भूखंड एक बड़े महासागर पैथालासा से घिरा हुआ था, यानी एक बड़े महासागर जो है यह महासागर पैथालासा से घिरा हुआ था। और पेंजिया क्या है, एक भूखंड है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से मिलकर इस स्थलखंड के दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोंडवाना लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रायद्वीपीय भारत किससे बना है, गोंडवाना लैंड से बना है। और ये सभी शेष पार्ट जो है गोंडवाना लैंड से बने हैं। उत्तरी अमेरिका याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया इस स्थलखंड के ऊपरी भाग थे, यानी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एवं एशिया इस स्थलखंड के ऊपरी भाग थे, जिसे अंगारा लैंड लारेंसिया कहा जाता है, यानी अंगारा लारेंसिया किसे कहते हैं ये भी याद रखना है। इन दोनों खंडों के बीच टेथिस सागर स्थित था, यानी टेथिस सागर कहाँ था, इन दोनों के बीच में था। इन दोनों के बीच होने का मतलब हिमालय पर्वत पर आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में हिमालय पर्वत टेथिस सागर पर स्थित हो जाएगा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर विस्तार नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एशिया के बीच में जो है यह टेथिस सागर था। विग्नर ने यह भी माना कि उस समय दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अफ्रीका डरबन के पास, यानी वेगनर ने भी माना कि उस समय जो दक्षिणी ध्रुव था यानी साउथ पोल था, दक्षिणी अफ्रीका डरबन के पास इन उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में स्थित था। यह स्थिति थी उस दौरान। दूसरा जो उत्पत्ति के संबंध सिद्धांत तो सागरीय नितल प्रमाण है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रमाण है। चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैरी हैस ने वर्ष 1961 में इस सागरीय नितल प्रसरण की संकल्पना प्रस्तुत किया था। आगे इसमें देखें तो हैरी हैस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय पर्पटी में
विभेदन होता है एवं नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी में विभेदन होता है एवं नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी के दोनों ओर ढकेलता रहता है। इस प्रकार सागरीय नितल का प्रसार होता रहता है। इस सिद्धांत को याद रखना। तीसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को देख लेते हैं। तीसरा इसमें प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन यानी कनाडा के था, इसने किया था। प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग मोर्गन ने किया था। हैरी हेस द्वारा सागर नितल प्रसरण की खोज से इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरंभ माना जाता है। यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से अविकल्पित महासागरीय विस्थापन नामक संकल्पना से विकसित हुआ। यह सिद्धांत महाद्वीपों यानी याद रखना, यह सिद्धांत महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक विश्लेषण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन मैकेजी, पार्कर तथा मोर्गन द्वारा वर्ष 1967 में किया गया था। एग्जाम स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व की प्रमुख प्लेटों को इसमें समझ लेते हैं। विश्व की प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो बड़ी प्लेटें पहले देखते हैं। बड़ी प्लेटें में प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट बड़ी प्लेटों में शामिल। इसके बाद यूरेशियाई प्लेट है, पूर्वी अटलांटिक महासागर तल जो इसमें शामिल है यूरेशियाई प्लेट में। अफ्रीकी प्लेट पूर्वी अटलांटिक महासागर तल सहित अफ्रीकी प्लेट है। इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट है। और अंटार्कटिक प्लेट देखें तो ये अंटार्कटिका से घिरा महासागर सहित यह 5वीं प्लेट है। और 6वीं प्लेट इसमें उत्तरी अमेरिका प्लेट पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय तल सहित इसमें शामिल है। इसके बाद 7वीं जो है प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, पश्चिमी अटलांटिक महासागर प्लेट सहित इसमें शामिल है। यानी 7 महाद्वीप हैं तो 7 इसमें बड़ी प्लेटें भी शामिल हैं। आगे हम महासागरों पर विस्तार चर्चा करेंगे। इसके बाद लघु प्लेटें देखें तो लघु प्लेटें 5 हैं, यानी बड़ी प्लेटें 7 थे और 5 लघु प्लेटें। इसमें अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्रायद्वीप का अधिकतम भाग इसमें शामिल है। नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत के मध्य स्थित है। कोकोस प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत के मध्य स्थित है। कैरोलिन प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया में है। अब चट्टान को देख लेते हैं, यानी रॉक क्या होते हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले मुलायम एवं कठोर पदार्थों को चट्टान की संज्ञा दी जाती है। यानी पृथ्वी की ऊपरी परतों ने क्रस्ट देखा तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले मुलायम एवं कठोर, यानी दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं, मुलायम भी है और कठोर भी है। कठोर पदार्थों को चट्टान की संज्ञा दी जाती है। चट्टानों के निर्माण में 6 खनिजों की भूमिका अधिक होती है, यानी चट्टान के निर्माण में 6 खनिजों की भूमिका सर्वाधिक है या अधिक है। इसमें फेल्सपार है, क्वार्टज या स्टिक, यानी क्वार्टज को स्टिक भी कहते हैं। इसके बाद पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है, माइका था आल्यूवीन है। यानी 6 इसमें खनिज महत्वपूर्ण रूप से चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। चट्टानों का वर्गीकरण कर लेते हैं तो पहला इस आग्नेय चट्टान है। कल के लेक्चर में हम चट्टानों को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था और आज में इसमें विस्तार कर लेते हैं इस नोट्स के माध्यम से। तो चट्टानों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आप राख में देखें। पहली चट्टान आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप था तर मैग्मा के ठंडा होने से होता है। मैग्मा या लावा जो होता है, हमने देखा था कि ज्वालामुखी के उद्गार से यह होता है। तो जो ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा बनता है, उसके ठंडा हो जाने पर यह आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं। आगे इसमें देखते हैं तो ये है इन चट्टानों, इससे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, यानी आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इसका ही निर्माण हुआ था। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार समझ लिया। तो इसमें जो आग्नेय चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान होती है, यानी प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम इसी चट्टान यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था, जो ज्वालामुखी उद्गार से लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। अब आग्नेय चट्टानों को देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो इसमें आंतरिक अथवा अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं। जब मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, यानी पृथ्वी के तल पर न आए बल्कि मैग्मा सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस रूप में धारण कर ले तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट इस प्रकार का है, ग्रेनाइट चट्टान, डोलेराइट चट्टान, मैग्नेटाइट चट्टान, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फाइकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सिलडाइक आदि जो है आंतरिक या अंतर्वेदी चट्टान के उदाहरण है जो कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इसके बाद बैथोलिथ, इन चट्टानों को देख लें। बैथोलिथ क्या, ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले आधार तल्लिक गहराई में होता है। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान एंड इरेगुलर बरखा होता है बैथोलिथ का। इसके बाद लैकोलिथ देखें तो पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुंबदाकार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण इसका निर्माण होता है। इसका फैकोलिथ देखें, जब मैग्मा का निपेक्ष तरंगों के रूप में होता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। मोड़ों की अपनति यानी जो मोड़ होते हैं उसकी अपनति यानी एंटीक्लाइन एवं अभिनति साइनोक्लाइन में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है फैकोलिथ का। इसके बाद लोपोलिथ देखें, इसमें लिथ जुड़ा हुआ याद रखना है सारी संरचनाओं में।
जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाले, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार, जैसे अवतल दर्पण या अवतल लेंस से उस आकार में, यानी इसका जो बीच का भाग धंसा हो, किनारे उभरा हो, अवतल के आकार का, अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में हो तो एक तस्तरीनुमा संरचना के नाम से इसे लोकोलिथ कहा जाता है। इसके बाद सिल देख लेते हैं। जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो सिल का निर्माण होता है। डाइक, सिल के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव दोनों, यानी मैग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है। यानी हमने डाइक को देखा, सिल के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है। बाह्य आग्नेय चट्टानों को देख लेते हैं। अभी हमने जो है आंतरिक आग्नेय चट्टानों को देखा, इसके बाद बाह्य आग्नेय चट्टानों को देखें। तो जब तरल एवं तप्त मैग्मा, जब तरल एवं तैत मैग्मा धरातल के ऊपर आकार जमकर ठोस होकर चट्टान को रूप धारण करता है तो इस प्रकार निर्मित चट्टान को बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे बम, लेविटी, टप, ब्रेसिया, लावा मैदान, लावा पठार इत्यादि आग्नेय यानी बाह्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। इसके बाद इसमें रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण देख लेते हैं। यानी जो रासायनिक संरचना उसके आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसको समझें तो यह है कि सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी सिलिका जो है उसकी मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों का जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। अभी हमने जो ऊपर देखा वह आग्नेय चट्टानें जो हैं उसको वर्गीकरण के आधार पर हमने देखा कि जो यह है वह आपका यानी आंतरिक तथा अंतर्विदित चट्टानें यानी उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण हमने देखा जो कि प्राथमिक चट्टान है। अब यहाँ पर रासायनिक संगठन यानी रासायनिक संरचना, केमिकल जो इसका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण हम देख रहे हैं। तो ये 4 प्रकार का होगा। पहला अम्लीय चट्टानें। अम्लीय का मतलब जैसे ये रेंज पीएच होता है, यानी पीएच के आधार पर 0 से 7 तक जो होता है अम्लीय होता है, 7 पर जो होता है न्यूट्रल होता है और 7 से अधिक जो मात्रा होता है वह बेसिक या क्षारीय कहलाता है। तो चट्टानें इसी श्रेणी में अम्लीय चट्टानें के देखें, ये आग्नेय चट्टानों का ही एक पार्ट अम्लीय चट्टानें हैं। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग हल्का होता है। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है और इसका रंग जो होता है हल्का होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और ये अम्लीय चट्टानें हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान है। क्षारीय चट्टानें देखें तो क्षारीय चट्टानें इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इससे फेरो मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, यानी इसमें फेरो मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इस चट्टान का रंग गहरा होता है, हमने देखा इसका रंग हल्का है। इसका घनत्व भी अधिक होता है, जैसे गैब्रो, बेसाल्ट इत्यादि। बेसाल्ट से हमने देखा कि जो काली मिट्टी का निर्माण होता है वही क्षारीय चट्टानों के अंतर्गत है। मध्यवर्ती चट्टानें देखें तो इसमें सिलिका की मात्रा एसिड, इसमें सिलिका की मात्रा एसिड था बेसिक चट्टानों की मध्यवर्ती होती है, यानी इसमें सिलिका की जो मात्रा है वो अम्लीय तथा क्षारीय चट्टानों के बीच की होती है। इसके प्रमुख उदाहरण डायरोराइट और एंडेसाइट हैं। इसके बाद चौथा इसमें जो है अल्ट्रा बेसिक चट्टानें होती हैं। जब आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 45% से कम तथा यानी जब आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है तो उसे अल्ट्रा बेसिक चट्टान के पेरिडोटाइट अल्ट्रा बेसिक चट्टान है। अब दूसरी चट्टान अवसादी चट्टान देखते हैं। हमने आग्नेय चट्टान को काफी विस्तार समझ लिया। इसके बाद दूसरी जो चट्टान है अवसादी चट्टान है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन, यानी पृथ्वी तल पर जो है यानी भूपर्पट्टी पर जो है आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इससे प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी कहते हैं, यानी जो यह अवसादी चट्टानों से प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं, यानी जो अवसादी है उसमें जीव जंतु तथा वनस्पतियों की जीवाश्म मिलते हैं जबकि आग्नेय में नहीं मिलते थे। इस जानकारी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर ही लेते हैं। देखें कि कल के लेक्चर में से हमने इस पर चर्चा किया था कि आग्नेय चट्टान जो एक मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैमनाटाइट, डायरोराइट, ग्रेवो इत्यादि हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल रहित, यानी ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, ठोस संघनन एवं जीवाश्म रहित। जो आग्नेय चट्टानें थी वो जीवाश्म रहित थी, लेकिन यहाँ जो है अवसादी चट्टान क्या है इसमें जीवाश्म मिलते हैं। आर्थिक रूप से आग्नेय चट्टान बहुत संपन्न होती है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनियम पाए जाते हैं। बेसाल्ट लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण था, हमने इसको पूर्व में देख लिया था। अवसादी जो चट्टानें हैं इसमें देखें तो जो मिलता है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंग्लोमेरेट, नमक की चट्टान, सेल खरी इत्यादि जो पाई जाती हैं चट्टानें। या यूं कहें अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इसमें वनस्पति जीव जंतुओं की जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट, याद रखना कोयला एवं सीमेंट बनने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए इस पर देखते हैं, अब ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें देखें यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें, यानी यांत्रिक क्रियाएं जो हैं उसके द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं। इसमें पवन द्वारा निर्मित जैसे लोयस है, हिमानी द्वारा निर्मित जैसे बोल्ड रकले है, जल द्वारा निर्मित जैसे बलुआ पत्थर है, सैंड स्टोन है, गोलाक्स
इसके बाद चीका मिट्टी यानी क्ले, सॉइल, सेल इत्यादि जो है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। इसमें जैविक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों को देख लें तो जीव जंतुओं द्वारा निर्मित, जैसे चूना पत्थर, ये जीव जंतु द्वारा निर्मित है, याद रखना है। लाइमस्टोन जो है जीव जंतुओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। इसके बाद खड़िया, चाक जो है ये भी जीव जंतु द्वारा निर्मित है। पेड़ पौधों द्वारा निर्मित देखें जैसे पीट है, कोयला है और लिग्नाइट जो पेड़ पौधों द्वारा निर्मित ये अवसादी चट्टानें हैं। रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों के अंतर्गत देखें डोलोमाइट, सेंधा नमक एंड रॉक साल्ट, जिप्सम, चूना पत्थर, ये जो रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। तीसरी चट्टान देखें तो रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान देखें आग्नेय तथा अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी आग्नेय पहली चट्टान, दूसरी यानी प्राथमिक चट्टान थी, दूसरी चट्टान अवसादी चट्टान को देखा कि इसमें जो है यह खनिज संपदा संपन्न है। और यह इसमें देखें तो हमने देखा कि जो कोयला है या जो आपका खनिज तेल इस चट्टान में पाया जाता है। तो इसमें देखें परिवर्तन फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले ताप, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया, ताप पाया था, हमने विस्तार से ऊपर समझ लिया, एवं दबाव, या दोनों घटकों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रंग, रूप, संरचना, स्वभाव में परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। रूपांतर के कारक जो होता है उष्मा, दाब या संपीड़न, घोल आदि हो सकते हैं। इसमें देखें जो प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान है, यह रूपांतरित होकर के चट्टान के किस रूप में परिवर्तित हुए। चट्टानों को परिवर्तित रूप देखें तो आग्नेय चट्टान जो ग्रेनाइट है यह रूपांतरित जब होती है तो नीच में बदल जाती है, यानी नीच चट्टान होती है। बेसाल्ट जो है यह एम्फीबोलाइट में रूपांतरित हो जाती है। गैब्रो जो है सर्पेंटाइल में रूपांतरित हो जाती है। अवसादी या परतदार चट्टान का रूपांतरण जो होता है बालू, ये बलुआ पत्थर या बालू पत्थर क्वार्टर्ज में होता है, चूना पत्थर संगमरमर में, सैल जो होता है स्लेट में, कोयला जो है ग्रेफाइट और हीरा में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित चट्टान देखें पुनः रूपांतरित है। रूपांतरित चट्टान का भी पुनः रूपांतरित जो चट्टान बनता है उसमें स्लेट शिस्ट में, और शिस्ट जो है लाइट में रूपांतरित हो जाता है पुनः रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत। कहने का ऐसे हुआ कि ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय अवसादी चट्टानों का, यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कायांतरिक चट्टानें किससे बनती हैं, ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनती हैं। इसके बाद खनिज को समझ लेते हैं, एक चट्टान देख ले, इसके बाद मिनरल्स लिख लेते हैं। यह एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक, याद रखना है कि एक ऐसा प्राकृतिक नेचुरल, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना के साथ साथ निश्चित भौतिक एवं रासायनिक यानी फिजिकल एंड केमिकल संगठन होते हैं। मिनरल्स में या खनिज में, खनिजों का मुख्य स्रोत यानी सोर्स ऑफ मिनरल्स क्या है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा, यानी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा जो खनिजों का मुख्य स्रोत है। जैसे देखिए ठंडा होने के क्रम में पहले मैग्मा क्रिस्टलिक बनती है, यानी ठंडा होने के पहले जो होता है मैग्मा या लावा जो कि ज्वालामुखी से निकलता है क्रिस्टलिक बनती है, तत्पश्चात ठोस बनता है। सबसे पहले क्रिस्टल के बाद ठोस बनता है। इस प्रकार खनिजों के क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है। कार्बनिक खनिज देखें यानी ऑर्गेनिक मिनरल्स देखें तो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ये क्रमशः ठोस, यानी कोयला ठोस में, पेट्रोलियम द्रव में और प्राकृतिक गैस ये गैस के रूप में पाए जाते हैं। ये कार्बनिक खनिज हैं, यानी ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। प्रमुख खनिजों के गुण एवं विशेषताओं को देख लेते हैं तो फेल्सपार यानी ये देख सकते हैं फेल्सपार ये है। भूपर्पटी का लगभग आधा भाग जो फेल्सपार से बना है। ये हल्के गुलाबी एवं क्रीम रंग का होता है। उपयोग इसका क्या, यूजेज क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन तक कांच बनाने में जो होता है फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। और भूपर्पटी या क्रस्ट का आधा भाग जो इसी से बना है। इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि मौजूद होते हैं इसमें फेल्सपार में। आगे इसको देखते हैं तो यह है कि पायरॉक्सिन दूसरा है। भूपर्पटी का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना एक काले और हरे रंग का होता है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका पाए जाते हैं। तीसरा इसमें क्वार्टज है। ये रेत एवं ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है, यानी क्वार्टज रेत एवं ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है। इसमें सिलिका की प्रधानता होती है। रंग इसका श्वेत अथवा रंगहीन होता है। उपयोग रेडियो और रडार बनाने में जो होता है इस क्वार्टज का प्रयोग किया जाता है। एम्फीबोलाइट देखें तो इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। इस खनिज से भूपर्पटी का लगभग 7% भाग निर्मित है, यानी इस खनिज से भूपर्पटी का लगभग 7% भाग निर्मित है। उपयोग मुख्यतः एस्बेस्टस उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एम्फीबोलाइट का। इसके बाद माइका या अभ्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूपर्पटी का लगभग 4% भाग में यह पाया जाता है, माइका अभ्रक। इस सामान्यतः आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो माइका अभ्रक पाया जाता है इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा एवं सिलिका से तत्वों की प्रधानता होती है। उपयोग विद्युत उपकरणों के निर्माण में माइका या अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छठा जो ओलिविन है, यह खनिज सामान्यतः बेसाल्टिक चट्टानों में पाए जाते हैं। ये हरे रंग के क्रिस्टलिक खनिज है। इसमें मैग्नीशियम, लोहा एवं सिलिका की प्रधानता होती है। उपयोग आभूषण उद्योग में। इसके बाद मृदा यानी सॉयल है। मृदा अपक्षयित एवं अपर्दित सैल पदार्थों तथा जैविक अवशेषों के संश्लिष्ट मिश्रण का उत्पाद है।
देख रहे हैं प्रमुख खनिजों के गुण विशेषताओं में हमने ये 6 इसके गुण और विशेषताओं को देख लिया। इसके बाद मृदा को हम देख रहे हैं। मृदा के अंतर्गत ये जानकारी है। तो सॉइल या मृदा, मृदा निर्माण वातावरणीय एवं जीवी प्रक्रमों का प्रतिफल है। निर्माण के कारक यानी मृदा के निर्माण के कारक कौन से हैं? तो जलवायु है, वनस्पति है, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, आधार शैल है, उच्चावचो तथा समय का प्रतिफल जो है मृदा के निर्माण के कारक हैं। मृदा निर्माण के प्रक्रम में देखें तो पहला विच्छेदन है, डिकम्पोजिशन है, दूसरा अपलाक्षण एवं अपवहन है, तीसरा संश्लेषण है, सिंथेसिस है, चौथा विनिक्षेपण या संपोहन है, पांचवा ह्यूमीकरण है और छठा समांगीकरण है। यानी मृदा निर्माण के 6 जो प्रक्रम यानी इन प्रोसेस से गुजरकर मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के ये 6 प्रोसेस हैं और कारक को हमने देख लिया। और मृदा किसे कहते हैं, सॉइल किसे कहते हैं, ये जानकारी इसमें दी गई है। अगली टॉपिक जो होगी भू संचलन पर होगी और यह नेक्स्ट लेक्चर में भू संचलन को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत भूकंपों के प्रकार देखेंगे, वलन देखेंगे। भूकंपों के प्रकार में पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और भूकंप, यहाँ सारी जानकारी, भूकंप के प्रकार क्या है, ज्वालामुखी ओलकुनो किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर हम जो नोट्स के माध्यम से देखेंगे तो ज्वालामुखी इत्यादि को हम देखेंगे। इस सारी जानकारी जो होगी पूर्व के लेक्चर में दी जाएगी। तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।